नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सबसे हॉट टॉपिक पर, जिस पर सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश की नजर है। विषय है कि आखिर बात तो हुई जातीय जनगणना की, लेकिन जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार ने जो ये दांव खेला है ना 75% आरक्षण का, यानी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का, इसने पूरे देश को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया है, या यूं कहें कि 2024 के लिए एक लाइन भी तय कर दी है और एक बड़ी लकीर भी खींच दी है। तमाम राजनीतिक पार्टी अब इस सकते में जरूर होंगी कि आखिर नीतीश कुमार के इस दांव का तोड़ क्या निकाला जाए। लेकिन अब समस्या ये है कि जातीय जनगणना को लेकर आर्थिक सर्वे हुआ, शैक्षिक सर्वे हुआ, लेकिन अब 75% आरक्षण मिलेगा कैसे? इस पर आज हम सवाल करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो भी जुड़ेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार भी हमारे साथ पटना से जुड़ेंगे, और तमाम जेडीयू से लेकर बीजेपी, राजद, तमाम पार्टियों के राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। और धीरे धीरे करके अब आपको स्क्रीन पर हमारे राजनीतिक मेहमान दिखने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज का सवाल बेहद गहरा है और बड़ा भी है कि आखिर जातीय जनगणना तो हो गई, अब सवाल है कि 75% आरक्षण इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा। और हमारे तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ सौरभ कुमार जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं वो पटना से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ राकेश पोद्दार जो है वो प्रवक्ता बीजेपी, अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी, हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू, राहुल कुमार प्रवक्ता आरएलजेडी, विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर और कृष्णकांत जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी अपने वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार के साथ। सौरभ, किस तरीके से देखा जाए बिहार की राजनीति तो इस वक्त उबाल पर है। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का पहले दांव खेला, लेकिन पहले तो ये कहा गया कि जातीय जनगणना कैसे होगी, इससे क्या होगा, लेकिन देखिए जो तमाम आंकड़े हैं वो सामने आ गए। और अब ये आरक्षण की सीमा जो है ये बढ़ाने वाला दांव, इसे किस तरीके से बिहार की पॉलिटिक्स में एक मील का पत्थर देखा जाए? जी बिल्कुल दिव्या, सबसे बड़ी बात है कि अगर बीजेपी और नीतीश कुमार को अगर पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे बीजेपी और नीतीश कुमार को, तो पिछले 2 सालों में आपको लगेगा कि नीतीश कुमार आगे आगे चल रहे हैं और बीजेपी उनके पीछे पीछे चल रही है। जाति आधारित गणना बीजेपी नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पर राज्य में हो, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो टीम थी, यानी सभी पार्टियों की जो टीम थी प्रधानमंत्री से जाके मिली, प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया कि देश के लेवल पर यह नहीं हो सकता है, राज्य के लेवल पर आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नहीं चाहते हुए सदन के अंदर बीजेपी को जातीय आधारित गणना का समर्थन करना पड़ा। उसके बाद बिहार में सरकार बदल गई, और उसके बाद जब शुरू हुआ था बिहार में तो हाईकोर्ट ने रोक लगाई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की थी, हालांकि बाद में वह रोक हटा ली गई और उसके बाद जातीय आधारित गणना का काम जो है वो पूरा हुआ। जब उसके आंकड़े जारी किए गए तब बीजेपी ने ये कहा कि आंकड़े गलत हैं, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है, और कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं, कई ऐसे घर हैं जहां गन्ना की टीम पहुंची ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने आरक्षण का मुद्दा उठा दिया। नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले सदन के अंदर जब सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट रखी गई थी, उसी समय नीतीश कुमार ने प्रस्ताव रख दिया कि बिहार में आरक्षण का जो दायरा है उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो उसके बाद बीजेपी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और बीजेपी के पास कोई चारा भी नहीं थी, तब बीजेपी ने आरक्षण का समर्थन किया। और आज अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं विधानसभा में ही मौजूद हूँ। विधानसभा के पटल पर आरक्षण विधेयक बिल जो है वह रखी गई, उसकी चर्चा हुई और सर्वसम्मति से बिल जो है वह बिहार विधानसभा में पास हो गया। कुछ ही देर के बाद यह जो आरक्षण विधेयक बिल है यह विधान परिषद के अंदर रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद यह राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल जब अपना सिग्नेचर कर देंगे, अपनी मंजूरी दे देंगे, उसके बाद यह कानून बन जाएगा। तो बस कुछ ही घंटों की औपचारिकता बच गई है, उसके बाद आरक्षण बिल पास भी हो जाएगा और ये कानून भी बन जाएगा। तो निश्चित रूप से इस पूरे मुद्दे को अगर देखें तो कहीं न कहीं क्रियान्वित भी किया जा रहा है। मैं अब बाकी राजनीतिक मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ हिमराज जी आपसे
जेडीयू का एक के बाद एक दाव तो किस तरीके से सटीक बैठता नजर आ रहा है। जब जातीय जनगणना कराई गई तो ये कहा गया कि आखिर इससे क्या फायदा होगा, धरातल पर कैसे नजर आएगा, लेकिन देखिए तमाम जो आबादी है उसकी कितनी आबादी है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, उसको भी आप क्रियान्वित करने के क्रम में हैं, तो अब क्या प्लानिंग है और क्या आपने 2024 के लिए एक नई लकीर खींच दी है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए? जी हिमराज जी। हाँ, हमसे सवाल है। हाँ, बोले दे। हिमराज जी, हाँ, सवाल हिमराज जी सवाल जी, सवाल मेरा ये है कि आपने क्या 2024 के लिए ये एक बड़ी लाइन खींच दी है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए? देखिए, ये राजनीतिक पार्टी भले ये समझे कि उसके लिए इसके लिए एक लकीर खींची गई, लेकिन नीतीश कुमार जी हमेशा आम आवाम की चिंता करते रहते हैं और आम आवाम को कैसे इसका लाभ मिले वैसा काम करते हैं। वो किसी के लिए क्या किसी व्यक्ति के लिए नुकसानदेह हो सकता है या किसी पार्टी के नुकसान में हो जाता है या हित में हो जाता है, इसकी चिंता वो नहीं करते। भले इसका अर्थ अपने अपने स्तर से अलग अलग लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमेशा से इतिहास रहा है, जब से बिहार में नीतीश बाबू आए शासन में, तब से बिहार की जनता की भावनाओं का कदर करते हुए, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए जो मूल समस्या है उस समस्याओं का कैसे निराकरण होगा, इस पर हमेशा चिंतन में रहे और इस काम को करके अंजाम तक पहुंचाने का काम किए। आज बिहार में जातीय गणना हुई, आंकड़े भी प्रकाशित किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो भले सदन में साथ में रहे उसको कि भाई प्रस्ताव में उन लोग सर्वसम्मति से भी मतलब इसको निर्णय दिया था, सर्वसम्मति से अपना समर्थन भी दिया और कहा कि हम इसके समर्थन में है। जो ही भारतीय जनता पार्टी बाहर आती है तब से इनका विरोध शुरू हो जाता है। इनके पेट में अपच हो जाता है कि ये जातीय गणना बिहार में कैसे हो जाए। ये हाईकोर्ट में भी जब मामला रहा उस समय भी इनके लोगों ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया और हाईकोर्ट से जब आदेश प्राप्त हुआ, जातीय गणना का काम शुरू हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से भी लोगों ने अपना पक्ष रखा और कोशिश की कि जातीय गणना रुक जाए, लेकिन जातीय गणना रुका नहीं, जातीय गणना हुआ और उसका जो होना चाहिए रिजल्ट, और रिजल्ट भी सबके सामने आ गया। उसके बाद और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी हो गई और जो खासकर वैसे लोग जो जात के नाम पर राजनीतिक रोसे का करते थे, वैसे लोगों का भंडाफोड़ हो गया, फूट गया। तो हिमराज जी, वो जो जात के जनता नाम की पर भावनाओं का आप सम्मान करते हैं, ये चुनावों के वक्त ही क्यों सम्मान नजर आता है? 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, बिहार की 40 सीटें हैं, उस पर नजर होगी। 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव उस पर नजर होगी। जब ये लोगों की भावनाओं की आप कदर करते हैं, तो ये विधानसभा चुनावों के या लोकसभा चुनावों के नजदीक जब होते हैं तभी क्यों होते हैं? आपके पास तो 5 साल थे ना। हम आ रहे हैं, वही पर आ रहे हैं, जहाँ आपने जाना चाहते हैं हम वही पहुंच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द इसलिए कि वो जातीय गणना के पक्ष में नहीं थे, जाते नहीं थे, खैर उनका पोल खुल गया। उसके बाद अभी लोगों का डिमांड हुआ, सब लोग चाहते थे कि भाई इतनी बड़ी आबादी इस समुदाय की है, उस समुदाय के, इस समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का ये स्टेटस है, तो उस हिसाब से लोगों ने कहा कि नहीं, हमें भी भागीदारी चाहिए, हमें भी आगे बढ़ने का रास्ता चाहिए, हमें भी इसका मौका मिलना है। तो लोगों ने उठाया सवाल, तरह तरह के सवाल आए कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो नीतीश बाबू ने तो अब कर दिया, 75% रिजर्वेशन की बात आई तो 75% उन्होंने कर दिया। जो आज भले भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कह रही है कि हम समर्थन में है, लेकिन अंदर अंदर इनको पेट में दर्द अभी तक है। तो चलिए, तो राकेश पोद्दार की जवाब ले लेती हूँ। आपके सवाल का एक माननीय विधायक है सौरभ बाबू,
माननीय विधायक, मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, उनके सामने उन्होंने माइक रखा और उन्होंने कहा था, भाजपा के ही माननीय विधायक है, कि कोई अच्छा ये साबित कर दे कि भारतीय जनता पार्टी जाति गणना के विरोध में थी तो मैं विधानसभा से त्याग पत्र दे दूंगा। ठीक तो है, बोलिए, ठीक है इमरान पूरे जी। देश की इमरान जी जनता देखिए, जान गई। मुझे और भी राजनीतिक मेहमानों का रुख करना है, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। राकेश पोद्दार जी से जवाब ले लेती हूँ। राकेश जी, बीजेपी तो ये कह रही थी ना कि जातीय जनगणना करा दी, अब क्या होगा, धरातल पर क्या दिखेगा। लेकिन देखिए पता चल गया कि किसकी कितनी आबादी है, और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उस हिसाब से अब हिस्सेदारी भी दे रही है। और अंदर खाने की खबर तो ये भी है कि हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी जो है वो भी जातिगत सर्वे कराए। तो क्या लग रहा है, आगे आगे नीतीश जी, पीछे पीछे बीजेपी? देखिए दिव्या जी और सौरभ जी, हम लोग ना आरक्षण के विरोधी थे, ना जाति जनगणना के विरोधी थे। जब कर्पूरी ठाकुर जी का मुख्यमंत्री बने तो जनसंघ के समय में हम लोग ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया उस समय भी। और दूसरी बात रही, जब मंडल आयोग आया, आरक्षण आया, तो उस समय भी हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के 89 सांसद जी ने उनको समर्थन दिया था, बीपी सिंह के। और लालू यादव जी और कांग्रेस ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने विरोध किया था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं इनको ज्ञान प्राप्त दे रहा हूं। और दूसरी बात रही, आज भी हम लोग, जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने आज सर्वे लाया और जाति जनगणना का वो चाहे आरक्षण का हो, तो हम लोग ने सदन में कहा कि मैं इनका समर्थन करता हूं। और रहा, आज नीतीश कुमार जी ला रहे हैं। हम लोग जब कर्नाटक में थे, हमारी सरकार थी, तो हम लोग ने 68% आरक्षण हमने कर्नाटक में दे चुका हूं, और वो उसी चाल पे आज चल रहे हैं। महाराष्ट्र नहीं तो में जब आपकी थी मजबूरी बन गई ना, अब तो आपकी मजबूरी बन गई, जातीय जनगणना हो गई, उसके आंकड़े जो है सामने आ गए। पहले तो आप ये कह रहे थे कि आंकड़े सामने नहीं आएंगे, जातीय जनगणना का फायदा क्या है, अब तो धरातल पर दिखने लगा। सबके जो है आबादी के हिसाब से पता चल गया कि किसकी कितनी आबादी है, उसको उतने हिसाब से उसको हिस्सेदारी देने की बात हो गई। तो अब तो आपके लिए मजबूरी बन गई है कहना कि हम तो समर्थन करते हैं। वोट बैंक पर तो नजर आपकी भी है ना। देखिए दिव्या जी, मैं एक चीज बताता हूँ। इन्होंने कहा, हेमराज जी ने, जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप अपने स्टेट में लागू कर सकते हैं। तो मानिए कहीं ना प्रधानमंत्री जी भी इनके सपोर्टर थे कि आप अपने स्टेट में लागू कीजिए। ऐसी बात नहीं है। हम लोग सब दिन जाति जनगणना, और जाति जनगणना के साथ साथ हम लोग इनसे एक चीज की ओर मांग कर रहे हैं कि डिजिटल होना चाहिए। अगर पंचायत लेवल में जाति जनगणना है, पंचायत के अंदर हमारा अति पिछड़ा है, वंचित समाज है, तो लोगों को पता लगना चाहिए कि मुखिया जो होते हैं, पंच और सरपंच होते हैं, चलिए समर्थन कर रहे हैं ना, आप समर्थन कर रहे हैं ना। अब जो आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव है उसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग कर्पूरी ठाकुर से लेके बीपी सिंह जी से लेके आज तक हम लोग आरक्षण का समर्थन ही कर रहे हैं। ऐसी बात हम लोग नहीं कर रहे। हम तो कह रहे समर्थन कर रहे हैं। हम लोग तो मंडल आयोग का समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने, लेकिन वो 2014 में जब बीजेपी ने जातीय जनगणना का सर्वे कराया तो आप तो आंकड़े भी सामने नहीं ला पाए। जेडीयू कम से कम सर्वे करा के, जातीय जनगणना करा के सामने तो ले आई आंकड़े। दिव्या जी, हमको भी बोलने दीजिए, हम आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा और भाई साहब का भी बातों का जवाब दूंगा। आप मेरे को बीच में टोकिए मत। देखिए दिव्या जी, मैं आरक्षण की बात आपने कहा, उसमें भी हम लोगों ने बता दी, बीपी सिंह से लेके कर्पूरी ठाकुर से लेके आज तक हम लोग समर्थन किया। और माननीय हमने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लालू जी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, कर्पूरी ठाकुर जी को भी बनाने का काम किया, नीतीश जी को भी बना के आपके सामने रखा। ऐसी बात नहीं हो। हम लोग कहते जाति जनगणना आपने करवाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको पंचायत लेवल तक पहुंचाइए, डिजिटल कीजिए। मुखिया जी को भी पता होना चाहिए कि हमारे पंचायत में इतने लोग वंचित है, अति पिछड़ा ओबीसी है, उनको भी लाभ जाति जनगणना का मिले। हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हम बिना समर्थन में नहीं है, हम समर्थन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ब्लॉक में भी आप इसको डिजिटल कीजिए। ब्लॉक जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, अंचल विकास पदाधिकारी है, उनको भी पता लगना चाहिए, डीएम साहब को भी पता लगना चाहिए कि यहाँ पे जाति जनगणना इतनी है, इनकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम तो समर्थन कर ही रहे हैं, हम कम कर रहे हैं कि समर्थन नहीं करें, लेकिन उसको अच्छी तरह बनाइए, डिजिटल लाइए। और रहा, आप अगर किसी अति पिछड़ा को, किसी को 5 लाख रुपया मुआवजा देते हैं, हम कहते हैं उसको 25 लाख रुपया दीजिए। हम कम नहीं करें, समर्थन नहीं करते। ठीक है राकेश जी, यानी आपका कहना है कि इसको पंचायती स्तर पर भी जो है वो लागू किया जाए। ठीक है, अरुण यादव जी, राहुल कुमार जी, विनीत सिंह जी, इनको भी मैं चर्चा में शामिल करती हूँ। अरुण यादव जी, आपके पास आती हूँ। तो अब तो आपका सीना और ज्यादा चौड़ा हो गया होगा कि देखिए कि बिहार की गठबंधन सरकार ने बीजेपी को भी आपके फॉर्मूले पे लाने पर मजबूर कर दिया है। अरुण जी। देखिए दिव्या जी,
जब जब गरीबों को हक हकूक मिलता है और गरीबों के चेहरे पर मुस्कान छाती है और वह जब खुशियां मनाती है अंतिम पैदान के लोग, तब तब राष्ट्रीय जनता दल का सीना चौड़ा होता है। हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और तमाम सामाजिक न्याय के विचारधारा पर चलने वाले लोगों का सीना चौड़ा होता है। निश्चित रूप से यह हमारी जीत है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का लंबा संघर्ष का यह परिणाम है। और आप जैसा कि दिव्या जी अभी बोल रही थी कि चुनाव के वक्त ही क्यों, आपको जानकारी होना चाहिए। और सौरभ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार के हर गतिविधि पर उनकी पैनी निगाह रहती है। तो हमारे आदरणीय नेता 2010 से जब लोकसभा में थे लालू प्रसाद यादव जी, उस समय यूपीए की सरकार थी और यूपीए सरकार में हम लोग थे। उस समय हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने सदन के अंदर सरकार में रहते हुए पूरे देश में जातीय जनगणना कराने को लेकर चर्चा छेड़ी थी और सदन से लेकर सड़क तक लगातार संघर्षरत थे। और उनका परिणाम था, उनके संघर्षों का परिणाम था कि यूपीए सरकार ने भी दबाव में आकर जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया था और कराया भी। लेकिन एन कैन प्रकारन तब तक 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने इस डाटा को प्रकाशित नहीं किया। तो खैर वो उसके बाद लगातार हम लोग संघर्षरत हैं। तेजस्वी यादव जी बिहार में लगातार आंदोलन करते रहे, विपक्ष में जब थे तो मजबूर किया उस समय एनडीए सरकार को भी कि सर्वसम्मति से यह निर्णय बना। और जैसा कि आप अभी डिबेट में सारे साथी जानते ही हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन एक बार सौरभ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बीजेपी कभी भी नहीं चाहती थी कि जातीय गणना हो। और लगातार एक तरफ बीजेपी का खाने का और दांत दिखाने का और दांत और अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट तक जाने का काम किया बिहार। ठीक है, निशाना साधने का मौका तो आपको मिला है, आप तो निशाना साधेंगे। चलिए अपने और भी राजनीतिक मेहमानों को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। आपको लेते हो, चूंकि आप थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या वजह क्या है? जब अरुण जी बोल रहे थे मुस्कुराने की वजह क्या है? दिव्या जी नमस्कार। अरुण जी मैं वापस आऊंगी। अरुण जी मैं वापस आऊंगी, एक एक जवाब ले लेती हूँ। जी विनीत जी। दिव्या जी नमस्कार। सौरभ भाई नमस्कार। अरे भाई अरुण जी आज तो खुशी होंगे ना, युवराज का जन्मदिन है, कुछ खर्चा वर्चा कीजिएगा कि नहीं, कि सूखे सूखी रहेगा? सदन से लेके विनीत जी ऑफिस तक आ जाइए कि चर्चा का जो विषय है उस पर आइए। मैं आता हूँ दिव्या जी, मैं आता हूँ दिव्या जी, मैं आता हूँ अरुण भाई हो गया। अरुण भाई आपके और सहयोगियों को भी सुन लेते हैं। जी विनीत जी। चारा घोटाला का बहुत पैसा है, मिठाई खिलाएगा ही आप। पहले मैं बात कह लूं कि अरे अच्छा ठीक है, 30 सेकंड दिव्या जी, गुस्से में मत आइए, 30 सेकंड प्लीज। बताइए। देखिए मैं हमारी पार्टी और हमारे नेता इस डेटा को नहीं मानते हैं, ये मैं पहले डिस्क्लेमर के रूप में दे दूं। अब आते हैं दूसरी बात पे, जिसके आधार पे ये आरक्षण देने की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो कैप है 50% का, उनका एक है कि भाई अगर 50% के बियॉन्ड जाते हैं तो एक कारण होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, वाइटल हो। कारण अगर इंपॉर्टेंट और वाइटल नहीं होगा तो ये जो आरक्षण की जो 75% की बात हो रही है उसको रद्द कर दिया जाएगा। आप मराठा आरक्षण की बात कीजिए। सौरभ भाई ने कहा कानून बन गया, कानून अभी नहीं बना है, अभी विधान परिषद में पास होकर जाएगा महामहिम राष्ट्रपति के पास, उसके बाद से साइन होगा तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी के दायरे में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि जब डेटा ही मैनिपुलेटेड है और फर्ज है, जिसपे कोई यकीन नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के बुद्धिजीवी जज लोग यकीन नहीं करेंगे और इसको जो है खारिज कर दिया जाएगा, तो पीठ ना थपथपाया जाए। अब आते हैं, आपने सवाल पूछ रही थी बार बार दिव्या जी कि आखिर चुनाव के समय ही क्यों, बहुत वाजिब और बहुत मौजूद सवाल है, क्यों नहीं होगा चुनाव के समय में? 17 साल में दिखाने के लिए कुछ हो तब तो। नीतीश कुमार जी का यही काम है, बरगलाने वाला। इन्होंने वादा बहुत किया है, आप याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि कोई भी
अगर भूमिहीन मजदूर है तो उसको 3 डिसिमिल जमीन मिलेगा। क्या मिल गया? उन्होंने कहा था कि दलित परिवार का किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है, नौकरी हो मिलेगा, उसको नौकरी मिला। कोई भी सरकारी ऑफिसर अगर कदाचार में युक्त होगा तो उसके घर को कॉन्फिस्केट करके स्कूल खोल दिया जाएगा। हुआ? मेरा अपना मानना है दिव्या जी कि ये फिर से चुनावी सिगुफा है और मुझे परेशानी इसी बात पे है। हम लोग हमेशा से आरक्षण के समर्थन में रहे हैं, जो कि लोगों को जो हाशिए पे खड़े हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम करे, लेकिन उसको चुनावी एजेंडा बनाने के लिए नहीं। नीतीश कुमार जी वही काम कर रहे हैं। विनीत जी, ऐसा तो नहीं है, ये आपको टीस हो रही है कि जो दाव हमारा होना चाहिए था वो बिहार की गठबंधन सरकार ने चल दिया। बहरहाल मैं एक बार राहुल कुमार जी के पास भी आती हूँ, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। राहुल कुमार जी, आपका सबसे पहला जवाब। देखिए, जातीय जनगणना कराई गई, आंकड़े सामने आ गए और जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से अब हिस्सेदारी लेने की बात हो रही है। 75% आरक्षण, क्या कहेंगे? देखिए दिव्या जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर यह है कि सौरभ जी से लेकर के अरुण जी तक सब लोगों की एक ही राय है कि जो विपक्ष में जो दल है वो इसके खिलाफ है। वो जाति जनगणना नहीं चाहते, वो जाति सर्वे नहीं चाहते थे, वो आर्थिक सर्वे नहीं चाहते थे, वो आज जो आरक्षण जो लाया गया है 75% का, वो नहीं चाहते थे। तो हम लोग चाहते क्या थे, तो मैं बता देता हूँ। अभी अरुण जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। इन्होंने दो बहुत फैक्चुअल बात इन्होंने कही कि 2014 में एनडीए की सरकार आ गई, इसलिए उसने जाति का जो सर्वे जो रिपोर्ट आई होगी 2011 उसको उन्होंने जारी नहीं किया। मैं अरुण यादव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पीएम मनमोहन सिंह की उपस्थिति में पूरे सदन में गृह मंत्री तब के पी चिदम्बरम ने सदन में जानबूझ करके जो सामाजिक आर्थिक सर्वे होना था उसमें जाति का कॉलम बजाबता हटवाया गया था। तो अरुण यादव जी अगर ये कहते हैं कि जातिगत सर्वे हुआ था, तो सबसे पहले तो ये इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो पूरे देश को जो ये गलत जानकारी दे रहा है, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम वो कांग्रेस से पूछ लें अगर उनको जानकारी नहीं है कि भाई ये सच है या नहीं है, या गूगल कर लें। दूसरी बात, 15 साल उनका शासन रहा। लालू जी को हमेशा सामाजिक न्याय का प्रणेता कहा जाता है, वो है भी, मैं मना नहीं कर रहा हूं इससे, लेकिन बिहार के अंदर पंचायतों में जो असली सामाजिक न्याय हुआ, आप नौकरियों में आप जो देते हैं वो एक भागीदारी तो होती ही है, लेकिन जो जनजागरण सामाजिक स्तर पर हुआ वो 2005 में जो पंचायतों में और नगर परिषद के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में जब अति पिछड़ों को आरक्षण मिला था, तब तक 15 साल सामाजिक न्याय के गुजर गए। लालू जी को कभी ये याद नहीं आया कि सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अति पिछड़ों तक पहुंचाने के लिए पंचायतों और उसमें पहुंचाना चाहिए। तो क्या उस समय सिर्फ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और बाकी कोई दल उनके साथ नहीं था? क्या बीजेपी उनके साथ नहीं थी? तो अगर उस समय बीजेपी उनके साथ नहीं थी तो उसको, अगर बीजेपी उनके साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर था तो क्रेडिट उनको नहीं मिलना चाहिए। तो आज तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं तो ये क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? अगर ये आज क्रेडिट ले रहे हैं तो उस समय एनडीए के जो भी दल था, जो भी एनडीए के समय में था, उनको क्यों नहीं क्रेडिट मिलना चाहिए? और दिव्या जी मुझे पूरी बात करने दीजिए। दिव्या जी, पूरे 23-22 मिनट के बाद मेरा आया है मौका, मैं कुछ और बात में कहना चाहता हूँ। आपने अभी विनीत जी ने कहा कि आपके पास आंकड़े किस तरह के हैं, मैं आपको बताऊं। सौरभ जी अभी विधानसभा में खड़े हैं, क्या ये बता सकते हैं सौरभ जी कि क्या जमीन को लेकर के कोई आंकड़ा बिहार सरकार ने जारी किया है? किस जाति के पास ये जो भूमि बिहार के अंदर है उसका कितना भूमि किसके पास है? इन्होंने भरपूर कोशिश की है कि जो सत्ताधारी दल के साथ जो जुड़ी हुई जातियां हैं या जिनका उनको प्रभाव लेना है, उसके आंकड़ों में जितनी फजिंग की जा सके वो तमाम इन्होंने काम किया है। आप बताइए सौरभ जी यहाँ पर है, क्या जमीन के आंकड़े आए हैं? क्या सिर्फ आपने कहा कि 50% के लगभग मांझी या इस तरह की जो दलित जातियां हैं, चाहे वो डोम है या दूसरे हैं, वो अमीर हैं, क्या उनके पास एक जमीन का आधा टुकड़ा है? आपका सर्वे ही आधा अधूरा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आपने आरक्षण की बात कही, आरक्षण का जो प्रोसेस है सभी दल उसके साथ है, सब जो भी सामाजिक न्याय पसंद करने वाले लोग हैं तमाम लोग उसके साथ हैं, लेकिन इस बिहार के अंदर 10,000 कमाने वाली आबादी लगभग 63% है, 17% मजदूरी करती है, लगभग 60% के पास कोई काम नहीं, वो या तो गृहिणी है या स्टूडेंट है या उनके पास कोई काम नहीं है। सिर्फ 1.5% या
2% लोग सरकारी नौकरी में, कुल संगठित जो सरकारी नौकरियां हैं, और बेल्ट्रॉन से जो है सैकड़ों नहीं हजारों नौकरियां हैं जिसमें आरक्षण का नियम ठीक से लागू नहीं होता है, वो प्राइवेट सेक्टर में है, या कहिए कि वो ठेके पर दे दिया गया है। सिर्फ मास्टर और सिपाही बनने के लिए आपको आरक्षण मिलेगा। ओवरऑल बिहार का ग्रोथ क्या है आप मुझे बताइए, आपके पास आंकड़े हैं। 95-96% के पास कोई दोपहिया गाड़ी भी नहीं है, एक अलग घर नहीं है बहुतों के पास। ये जो तमाम नाकामियां हैं, ये बड़े भाई और छोटे भाई का जो 33 साल का शासन रहा है, इन नाकामियों को भी आरजेडी जदयू को ओढ़ना पड़ेगा। इन नाकामियों पर क्या बात होगी? स्कूल के अंदर शिक्षा की क्या स्थिति है? राजनीतिक मेहमानों ने भी पूछे हैं, मैं सीधा अपने वरिष्ठ सहयोगी सौरभ का रुख कर लेती हूँ। सौरभ, इस वक्त क्या कोई अपडेट है क्या? क्या प्रस्ताव जो रखा गया था वो पास हो गया है क्या विधेयक? ऐसा कुछ अपडेट है? और जो राहुल जी पूछ रहे हैं और इससे पहले विनीत जी ने भी पूछा, लगातार ये बात हो रही है कि जो जातीय जनगणना कराई गई उसके आंकड़ों की ऑथेंटिसिटी क्या है, बताइए। जी बिल्कुल दिव्या, सबसे बड़ी बात है कि मैं अपडेट दे दूं कि विधानसभा में आरक्षण विधेयक बिल जो है वह पास हो चुका है। सभी लोगों ने, यानी सभी पॉलिटिकल पार्टियों के जो विधायक थे, सभी लोगों ने उसका समर्थन किया है। और अब से कुछ ही देर के बाद जो है यह विधान परिषद के पटल पर रखा जाएगा, और वहां से भी उम्मीद है कि आधे घंटे के बाद वहां से भी सर्वसम्मति और बहुमत के साथ आरक्षण बिल, जो विधेयक बिल है, वह पास हो जाएगा और उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल के मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट का आता है नहीं आता है, ये बात की बात होगी। लेकिन जो सवाल राहुल जी कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जाति आधारित गणना जब बिहार में हो रहे थे तो उसकी 27 पॉइंट रखी गई थी, और 27 क्वेश्चन जो हैं वो जो गन्ना की टीम जाती थी, जिन भी घरों में जाती थी, जिन लोगों के पास जाती थी, उन सवालों का जवाब वो लेती थी उनसे। यानी आपके घर में गाड़ी है कि नहीं, आपके पास मकान कितनी है, आपके पास कौन सी मकान है, आप झोपड़ी में रहते हैं, आपका ईंट का मकान है, उसमें छत है कि नहीं, ये सारे सवाल उस कॉलम में दिए गए हैं। और उसके बाद ही आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वह आई है, और उसके बाद ही यह तय हुआ है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। तो जब एनडीए को ये लगता है कि आंकड़े ही गलत हैं, वो चाहे जाति आधारित गणना के आंकड़े हो या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वही अगर गलत है, तो उसके आधार पर अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो ये लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं, जब आधार ही गलत है। जिस आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है या बढ़ाने की बात हो रही है, तो आज सदन के अंदर जो एनडीए के विधायक है वो समर्थन क्यों कर रहे हैं? वो सीधे तौर पर ये बोले कि आपका आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो गलत है, आपका जो आर्थिक आधारित जो गणना है वो गलत है, तो उसके आधार पर आप आरक्षण दे रहे हैं। तो हम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, और एक तरफ रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। सौरभ जी, ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी जानकारी, हाँ दिव्या जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। 1931 में जो सर्वे हुआ था इस देश के अंदर, बिहार के अंदर, जो अंतिम डेटा हमारे पास 1931 का है, उसके अंदर भी ये बातें बहुत स्पष्ट थी कि ओबीसी की जो जातियां हैं वो लगभग 52% है, और जो 50% का कैप था उसके अनुसार फिर भी 27% ही मिल रहा था। उसको जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी तो तब भी नहीं मिल रही थी। तो आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ एक आधार बनता है कि आप 52 से 65% हो गए, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक सर्वे किया गया उसके अंदर जो 27 पॉइंट आए, क्या वो सिर्फ एक आधार बनना चाहिए किसी भी सरकार की आलोचना या उसके काम के आकलन के लिए? मैं तो कह रहा हूं कि हम सब लोग स्वागत कर रहे हैं, आबादी के अनुसार हिस्सेदारी बढ़ी है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन शिक्षा से लेकर के जमीन का सवाल है, ये तमाम जो आंकड़े हैं, अगर उसके अंदर चीजें हैं जो बड़े भाई और छोटे भाई 33 साल में मुख्यमंत्री रहे, अब चचा भतीजा भी है, तो उसको ओनर्स कौन लेगा? आप मुझे बताइए ना, अगर 33 साल के अंदर राहुल जी जो शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, तो जी बोलिए। सौरभ जी, मैं एक बहुत छोटी सी बात में बोल रहा हूँ, अगर 63% जनता आपके 33 साल के शासन के बाद भी बेहद गरीबी में है, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? राहुल जी वो अलग सवाल है, राहुल जी वो अलग मुद्दा है, राहुल जी वो अलग मुद्दा है, यहाँ पर वो मुद्दा अलग है। सौरभ जी, आप मुझे बताइए, राकेश जी
हो या पोद्दार जी हो अगर इस या अरुण जी हो गणना या से विनीत सिंह जी हो या असहमत है, राहुल हो, क्या किसी ने राहुल आरक्षण का जी, विरोध राहुल किया है? जी, हमने कोई राहुल विरोध जी नहीं कर ये रहा है। राहुल जी तो ये इस बताइए जनता की आपके आंखों में आपके धूल ने झोंकने का राहुल जी ये झांसा बताइए देने आपके का जो आपके उनका नेता बीमारी है जा नहीं नहीं नहीं, राहुल जी आप मुझे ये बताइए आपके नेता और आपकी पार्टी जो है वो बिहार में बीजेपी के साथ है, तो आप कह रहे हैं जाति बिल्कुल। आधारित गणना होनी चाहिए राज्य में, तो क्या आप बीजेपी से मांग करेंगे कि जितने भी जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां जाति आधारित गणना करवाएं वो, और उसके आधार पर आरक्षण दे लोगों को? किसने रोका है बीजेपी को? देखिए अगर आप सौरभ जी ये बहुत क्लियर है, ठीक है, देखिए कांग्रेस सौरभ जी कांग्रेस ने ये तो कह बहुत दिया क्लियर अपनी है चुनावी घोषणा कि पत्र में, कोई भी राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, आपकी तरफ से तो अभी तक अरे ऐसा कुछ नहीं आया है इनसे कि आप पूछिए कि सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जातीय गणना कराएगी और दिव्या जिसकी जी 15 जितनी सेकंड मुझे आबादी भी है उसके हिसाब से आप हिस्सेदारी देगी। देखिए हिमराज ये जी, सवाल पूछना हिमराज जी, जरूरी है। हिमराज जी इन पर जवाब आना एक चाहिए। 15 बात सेकंड मुझे बहुत भी। क्लियर समझ लीजिए कि राष्ट्रीय लोक जनता दल और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत स्पष्ट तौर पर समझते हैं कि देश भर के अंदर अरे जातीय आपके गणना नेता होनी क्या चाहिए सोच सोच और के उसके समझते हैं आधार जो पर कुछ पिछड़ों और राष्ट्रीय अति पिछड़ों जनता को उसका जानती है। अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा अरे राकेश आप जी क्या ये बोलिएगा? बताइए कि दिव्या जी राकेश जी 15 सेकंड माननीय मुझे भी। आपसे है, आप ये कह रहे हैं ना कि जातीय जनगणना के जो आंकड़े सामने आए, आप भी कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपने फिर विरोध क्यों नहीं किया? जब सदन में ये रखा गया प्रस्ताव तो फिर विरोध क्यों नहीं किया? और अगर आप सपोर्ट कर रहे देखिए हैं तो खुल विरोध के करना बोलिए, चाहिए ना। बताइए। दिव्या अगर जी, असहमत थे तो विरोध करते, तब माना जाता कि हाँ, निश्चित रूप से जी ये जी जी गणना हिमराज जो है हिमराज जी मतलब मेरा जो आगे सवाल आया है राकेश जी से, उसके हाँ पक्ष में ये नहीं। हाँ हिमराज जी सवाल मेरा राकेश जी से है। जी राकेश जी जवाब दीजिए। दिव्या जी, मैंने शुरू में ही आपको सारी बात बताया था कि हम लोग ना आरक्षण के विरोधी हैं, और जब जब देश के लिए और बिहार प्रदेश के लिए आरक्षण की जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर से लेके बीपी सिंह जी के समय जो कांग्रेस विरोध कर रहा था स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, तभी हम लोगों ने समर्थन किया आरक्षण के साथ हूं। और यही महिला आरक्षण बिल आया 1996 में, तो लालू प्रसाद जी के एक सांसद जी ने पार्लियामेंट के अंदर बिल को फाड़ दिया था, फिर भी उस बिल को आरक्षण बिल को हम लोगों ने पास करवाया। रहा ओबीसी की बात, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं और किसी भी मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं कि वो ओबीसी से आते हैं। हम लोग कभी ना जाति जनगणना से विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उसको स्पष्ट करें, डिजिटल लाए पंचायत लेवल पर उसको स्पष्ट करें, ताकि मुखिया जी को भी पता हो, प्रखंड के विकास पदाधिकारी को भी पता हो। तो सदन में ये बात क्यों नहीं रखी गई? बीजेपी की तरफ से ये बात सदन में क्यों नहीं रखी गई? और आप जब कह रहे हैं कि हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये सिर्फ क्या चुनावी डिबेट तक ही है? किसी भी हमने खुले मंच पर नहीं देखा कि आपके नेता या आपके मंत्री स्पष्ट बोल रहे हो कि हम जातीय जनगणना या फिर आरक्षण जो बढ़ाया जा रहा है उसके सपोर्ट में है। देखिए कांग्रेस ने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी लागू कर दिया, तो आपकी तरफ से ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? खुले मंच पे क्यों नहीं बोला जा रहा है? देखिए, हमने आपको कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सम्राट चौधरी जी ने घर से भी बोला, अपने घर से भी बाहर से भी बोला, जहां भी होते हैं विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर, जहां भी उनको बोलने का मौका मिला उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें सुधार की जरूरत है, चाहे जाति जनगणना हो चाहे आरक्षण की बात हो। हम आज जो आप बात कर रहे हैं, हम लोगों ने कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र से लेके सब स्टेटों में आप अपने मन से बोल रहे हैं या भारतीय जनता दिव्या जी पार्टी 15 सेकंड मुझे दीजिए ना प्लीज। अरे हमको बोलने दीजिए भैया, आप ही बोलो। आरक्षण तो देखिए, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी को मिला है, तेजस्वी जी को, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, इन लोगों का आरक्षण मिला है। अगर बात करते तो इन्हीं लोग का आरक्षण मिलता है, आरक्षण किसी को नहीं मिलता है। बातें जो कर रहे हैं ना, आज ठीक है, आज ठीक है, आज ये आरक्षण दिव्या जी बताइए। हाँ विनीत जी बोलिए। 15 सेकंड विनीत जी, ये विनीत जी सवाल बोलिए। जो सौरभ जी ने सवाल पूछा है, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। आप ये समझिए दिव्या जी कि अभी की जो लड़ाई है, जो आज के संदर्भ में, वो ऐसी लड़ाई है जिसमें कि घमंडिया गठबंधन कोई नैतिकता का पालन नहीं कर रहा है। ये हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने ये काम क्यों किया है, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है और बिहार की जनता को बरगलाना है। हम मौलिक रूप से आरक्षण के साथ हैं, पर नीतीश कुमार जी का जो डेटा है उस पर हम लोग हाय तौबा मचाते रहे हैं, पर नीतीश कुमार जी ने वो बात नहीं सुनी है। पर हम जानते हैं कि जब ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी में आएगा, तो वहीं पर ये रद्द कर दिया जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकती है कि नीतीश कुमार जी के समर्थन में हम लोग विधानसभा में क्यों नहीं सवाल उठाएं। सवाल तो उठा ही रहे हैं, पर नीतीश कुमार जी सुनते कहां हैं। और अभी की जो लड़ाई है उसमें साम दाम दंड भेद सब चलेगा।
सठम साठम समाचरित की बात होती है। नीतीश कुमार जी जैसे लोगों को हराने के लिए हम हर वो काम करेंगे जो लोक कल्याणकारी होगा। नीतीश कुमार जी को नहीं बरगलाने देंगे। आरक्षण के विरोध में सुनिए, लीजिए। नहीं नहीं, हमने कहा कि हम ऐसा कोई भी कदम नहीं करेंगे जो कि नीतीश कुमार जी जनता को बरगला सके। हम आरक्षण के मौलिक रूप से उनके समर्थन में है, पर इस डाटा के आधार पर जो आरक्षण मिलेगा उसके समर्थन में नहीं है। अरे जी? आपको लगता है कि दिव्या आरक्षण जी- गलत हुई है क्या? बिहार में जितनी भी जातियां कहें- हैं, अगर उनकी आबादी पता चल जाती है, उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी दी जाती है, इसका आप विरोध कर रहे हैं क्या, या आपको टाइमिंग से परेशानी है? देवा जी आप समझे नहीं, हमें विरोध इस बात पे है कि अगर आप मैनिपुलेटेड डेटा ऑफिस में बैठ के डेटा फीड कीजिएगा उस पे हमें दिक्कत है। और ये बात हम जानते हैं कि सुनिए, अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो ये सवाल नहीं उठाया जाता। राजेश भाई बोल रहे हैं कि डिजिटाइजेशन क्यों नहीं हुआ, आप ऑनलाइन सर्च करके देखिए, नीतीश कुमार जी ने कहा था कर देंगे, क्यों नहीं मिलता है ये बात। तो कहने का मतलब कि हम नीतीश कुमार जी को मौका नहीं देंगे दिव्या जी की जनता को बरगला दें कि हम आरक्षण दे रहे हो, बीजेपी और एनडीए विरोध में है। हम मौलिक रूप से समर्थन में, पर इस डेटा पर नहीं है। बीजेपी का सर्वे था वो तो आंकड़े दिव्या ही जी नहीं आए, एक छोटी सिर्फ सी बात, जाति एक छोटी आंकड़े आए नहीं। दिव्या जी एक छोटी सी 3 बात मैं साल। बताता हूँ। मनो राहुल भाई 5 बताइए, सेकंड, राहुल भाई 5 सेकंड, राहुल भाई 5 सेकंड। 2011 में मनमोहन सिंह के समय में ये जातीय जो भी था ये गणना हुई थी। 3 साल उनको समय मिला था 2014 तक, क्यों नहीं रिलीज कर दिया? कर्नाटका में कांग्रेस ने क्यों नहीं रिलीज किया, ये बताइए ना पहले आप। वहीं से ले तो लेंगे। ये बस बैठ के कहना ये सिगुफा ही है दिव्या जी, बार बार कहा जा रहा या है, पानी और से हम पी लेते। जनता को नहीं भटकने देंगे, ये तय मान लीजिए। अच्छा ठीक है, अब राहुल भाई राहुल जी बोले। बताइए। जी राहुल दिव्या जी एक छोटी सी बात मैं बोलता हूँ। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सवाल पर मनोज झा जी का राज्यसभा में भाषण आप याद कीजिए, और अभी 4 दिन पहले वहां खुल करके उन्होंने ईडब्ल्यूएस का विरोध किया था, और अभी 4 दिन पहले विधानसभा के गेट पर मनोज झा ने खुल करके कहा कि हम सवर्णों के बारे में भी उनको हिस्सेदारी देने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो दोहरा जो चरित्र है ना वो आरजेडी का, वो हर पल आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों का ये नोशन बन गया है कि जो विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उसको आरक्षण विरोधी घोषित कर दिया जाए। जी जी हिमराज जी बताइए। जी हिमराज जी बताइए। चलिए, ये सबसे बड़ा तो एक चुनौती है देश के सामने, जिस पर से ध्यान ये लोग भटकाना चाहते हैं। मोदी जी भटकाना चाहते हैं, शाह जी भटकाना चाहते हैं, यानी एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो लोग भी यही काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह से ये सारा स्क्रिप्ट तैयार होता है और उसके आधार पर सारे लोग बोलते हैं अपना। और ये है देश के सामने कि जो 10 वर्षीय जनगणना होना था देश में 21 में, ये 150 साल के इतिहास में पहली बार भारत में 10 वर्षीय जनगणना नहीं हुआ। 10 वर्षीय जनगणना नहीं हुआ, कोरोना का बहाना इन्होंने बनाया था, लेकिन लगभग 83 से ज्यादा देशों ने कोरोना काल में ही अपने देशों में जनगणना कराई थी। और जब जनगणना नहीं हुआ तो फिर 2026 में नया परिसीमन कैसे होगा? अभी अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने महिला आरक्षण बिल लाया था ना, महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, और महिला आरक्षण बिल पास करने से फायदा क्या हुआ? जब यह परिसीमन नहीं होगा, सीट चिन्हित नहीं होंगे, तो उस महिला आरक्षण बिल का फायदा क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उलझाने, अटकाने, लटकाने और भटकाने वाली काम करती है, और जनता का ध्यान भी भटकाने के लिए आज भी तरह तरह के ये गेम प्लान चल रहे हैं। अब अगर जातीय गणना का साफ तत्व मैं चाहता हूँ कि बीजेपी को मैं चुनौती देता हूँ कि अगर जातीय गणना के सही में पक्ष में है तो अपने बाकी जो राज्य है बिहार से बाहर, उन राज्यों में करके दिखाइए जातीय गणना। आपने तो 10 वर्षीय जनगणना नहीं कराया, तो कम से कम जातीय गणना करा दीजिए, जिसकी जितनी आबादी है वो सामने आ जाए, वो सामने आ जाए। मांग करती है कि भाई आप अगर विरोध में नहीं है तो बाकी राज्यों में लागू कराइए ना, पूरे देश में लागू कराइए। जी क्या कहना चाहते हैं बताइए, समय की कमी है, जल्दी अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि बीपी सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन लागू हुआ था। ये लोग कह रहे हैं कि हम भी उसमें साथ में थे, सहयोग में थे।
अरे हिमराज किसने जी, हिमराज जी, दिलाया? आपके सवाल का जवाब ले किसने लेती हूँ मैं। दिलाया? राकेश जी, समय की कमी है, समय की कमी है, मैं आपके आपका सवाल का बिल्कुल जवाब ले जवाब लेती हूँ। दूंगा। अगर किसने आपको इधर से ले लो। आरक्षण की जो इसका सीमा जवाब बढ़ाई भारतीय गई है जनता पार्टी कोई के पास है। दिक्कत नहीं है, हमेशा तो इसे झूठ क्यों लागू बोलते नहीं किया जाता है? जी चैनल राकेश जी, पर झूठ बोलते हैं, हिमराज जी, लोगों में भी समय झूठ की कमी बोलते है, हैं। समय लगता है कि मैं भारतीय चर्चा जनता का पार्टी अंत नहीं कर क्या पाऊंगी, है, सिर्फ समय झूठ की बोलना। कमी है, समय की कमी है। राकेश जी जवाब दीजिए, हिमराज जी के देखिए सवाल का हेमराज जवाब दीजिए। जी हमको भी लेकिन बोलने का मौका दीजिएगा, बीच में टोक टकाई हाँ मत बताइए। कराइएगा। हेमराज जी जो बोल रहे हैं, हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, बीपी सिंह से लेके जो जारी सारी जो मैंने बोला वो सब स्पष्ट ऑन रिकॉर्ड है। और रहा हम कह रहे हैं कि आपने सर्वे करवाया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत वाली बात है। लेकिन जो पंचायत लेवल का एक डाटा एक पंचायत का ही दे दें तो मैं मान जाऊँ 1600-1700 पंचायत है ना पूरे अरे बिहार में, आप एक डाटा सीधा दे दें। कहिए ना, सीधा अरे भैया बोलने तो जनता दीजिए, देख आप रही बोलते है तो मैं कि चुप आप रहता हूं। जातीय गणना के अरे पक्ष में है, आप अगर अरे समर्थन दिव्या जी करते हैं जिनके साथ तो गए भारत के अन्य राज्यों में भी लागू करवाइए, भारत के अन्य राज्यों में भी जाति गणना करवाइए। डर बिहार की क्या? चिंता कीजिए ना, पहले हम तो लागू करवा ही पहले देंगे, अपनी आप बिहार की चिंता अगर कीजिए। शर्म नहीं हो तो इस बात का आप जवाब अपने दीजिए। बिहार की अब चिंता कीजिए, भारतीय आप जनता कर्नाटक में पार्टी कर की तो चुके हैं, बेशर्मी की हद पार महाराष्ट्र कर में कर जाते चुके हैं। हैं, आपको डाटा पता नहीं, अगर डेटा पता नहीं, आप अगर बैठ जाते हैं हिम्मत डिबेट है में। तो भारत के अन्य राज्यों अरे में दादा भी हिम्मत लागू बहुत करके है, देश दिखाइए, चलाओ है। जातीय गणना करके दिखाइए। अरे भारतीय जनता पार्टी तो के उन्हें पास बात कितना कलेजा में है, 56 इंच का कलेजा है, आचरण G20 का रखिए। है, मानव का हम कैसे इधर भी विकास उसकी बोलते हैं, चिंता करते उधर हैं। भी बोलते हैं। एक अरे भैया हम बात, तो एक स्पष्ट बोल ही बात, रहे हैं, हम तो स्पष्ट एक बोल ही रहे हैं, बात। लेकिन दिव्या जी इनको पहले बुलवा लीजिए, आधा ठीक घंटे है से बुलवाइए, उसके बाद मेरा अरुण जवाब ले जी, लीजिए। हमारे पास समय बहुत कम है। अरुण जी, आपके लास्ट कमेंट्स कैसे देखते हैं 2024 के चुनावों की सुनिए तस्वीर दिव्या आपके जी, गांव से दिव्या कितनी जी, बदलेगी? दिव्या अरुण जी, यादव जी, लास्ट 10 सेकंड। देखिए दिव्या जी हमको बोलने नहीं दिए, इनको थोड़ा एक मिनट के हमारी अपने स्पष्ट बात करने, इनकी जवाब तो दे दिव्या दो, जी, इनकी देखिए, बातों का जवाब दे दो, उसके बाद इनसे बुलवा लीजिएगा, देखिए, जवाब आधा मत घंटा इनसे बोलिए। बुलवा लीजिएगा। दिव्या जी, इनसे अरुण जी से और हेमराज जी से आधा अरुण घंटा बुलवा यादव जी लीजिएगा। के 10 सेकंड के बाद अरे पहले राकेश जी तो आपको कोई जवाब सवाल है, की उसके मैं जवाब समय दीजिए ना। दूंगी। आप तो स्पष्ट 10 कहिए। सेकंड, 10 सेकंड, यहाँ अरुण यादव जी, जातीय 10 गणना सेकंड। के पक्ष में आप चिल्ला रहे हैं कि जातीय गणना के हिमराज पक्ष में जी, बीजेपी आपकी नहीं है, बाकी तो नहीं होने जातीय का समय गणना कट रहा है। कैसे अरुण जी को बोलने दीजिए। आप हिमराज जी, अरुण जी को बोलने दीजिए। 75% अरुण जी तो भारत के बताइए, अन्य राज्यों में जातीय गणना आप करा रहे हैं या बोलिए, नहीं बोलिए करा अरुण रहे हैं, जी, इस बात को कुछ तो करिए। इस बात का खुलासा बताइए। करिए कि भारतीय हिमराज जी, जनता पार्टी मुझे भारत के आपकी अन्य वॉइस को राज्यों में म्यूट करना पड़ेगा। अरुण जी को बोलने दीजिए, अरुण जी को आबादी बोलने के दीजिए। हिसाब आप से तीन सहयोगी हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए, पेशेंस रखिए। कम से कम भाजपा अरुण जी, शासित जो राज्य है उनमें करके बता दीजिए। मैं अरे अपने चुनौती सहयोगी देता को हूं। तो बोलने दीजिए, अरे हिमराज जी, ये हिमराज सरकार जी, का यही अरुण हाल जी की है। बात सुन लेते हैं। मेरे पास समय की बहुत कमी है, लास्ट कमेंट। जी अरुण जी, 10 सेकंड। जी क्या पूछ रही थी दिव्या जी? आपने जो ये अब दूसरा दाव चला है 2024 के चुनावों के हिसाब से, इसे कैसे देखते हैं आप? किस हिसाब ये से तस्वीर बदलेगी? आओ इसको मत बोलिए। जनहित में बहुत बड़ा काम हुआ था, काम हुआ है और बिहार ने नजीर पेश किया है, आरक्षण का दायरा बढ़ाकर, जातीय गणना कराकर। और इसलिए अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए देश की जनता बैठी हुई है। अब इनके जुमलेबाजी में आने वाले नहीं है। अब रोजगार के सवाल पे चुनाव होगा, नौकरी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, जातीय जनगणना के सवाल पर, इन सारे सवालों पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। 10 साल तक केंद्र में बैठकर सिर्फ जुमला ठीक है, ठीक है अरुण जी। राकेश जी आपके लास्ट कमेंट बताइए। अब आपके पास समय है राकेश जी, अब आप बोलिए। ठीक है अरुण जी, ठीक है, थैंक यू। राकेश जी बताइए। देखिए हम हेमराज जी को, अरुण जी को कह रहे हैं कि हम लोग ना आरक्षण के विरोधी हैं, ना जाति जनगणना के विरोधी हैं। उसको पूरा डिजिटल कीजिए, जनता को भी पता लगना चाहिए, और पंचायत लेवल तक पता लगना चाहिए, उसको पूरा डिजिटल कीजिए, बरगलाइए मत जनता को, बिहार की जनता को। रहा दूसरी बात, हेमराज जी बोल रहे हैं, हमारे माननीय आप ही ने बोला था कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला और सर्वदलीय बैठक हुई, उन्होंने कहा आप अपने अपने स्टेट में लागू कर दीजिए। तो फिर और इस बात को बोलने की जरूरत क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी आपको बोल दीजिए। और रहा अरुण जी बोल प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं कराऊंगा, राज्य सरकार चाहती है तो अपने अरुण खर्चे जी, से कराए। हिमराज जी, जब आप बोल रहे थे तो राकेश जी ने नहीं बीच में इंटरप्ट किया था, तो आप काइंडली बोलने दीजिए। राकेश जी को भी अपनी बात रखने दीजिए, वो भी बहुत धैर्यपूर्ण सुन रहे थे आपकी बात। बताइए राकेश।
सौरभ जी और दिव्या जी को मैं कह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार कर रहा हूं कि हम लोग सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन उनको पारदर्शित कीजिए, डिजिटल कीजिए, जनता को भी पता लगे। और रही दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसकी उसकी महंगाई, जनता सब जानती है भैया। हमने काम किया, उस काम को लेके, एजेंडे को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, विकास के मुद्दे पे को लेके जाएंगे, उस पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप ये जो बरगलाने वाला जो एजेंडा लाए हैं ना, उसको जनता सब जानती है। और हाँ, दूसरी बात, आरक्षण किनको मिला? सिर्फ एक ही परिवार को मिला। वो आरक्षण का लाभ लिए हैं लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी। आज जो आरक्षण जो इनको मिलेगा, इन्हीं लोगों को मिलेगा, और किसी को नहीं मिलेगा। बहुत कमी है। लास्ट कमेंट में अपने सहयोगी के पास जाऊंगी। सौरभ लास्ट 5 सेकंड हमारे पास, कंक्लूड करना है मुझे। जी बिल्कुल दिव्या, सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जाति जो है वो बिहार की सच्चाई है। भले मुद्दे की बात चुनाव से पहले होती है, लेकिन जब चुनाव में नेता जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जाती है, तो वहां बात जाति की ही होती है और जीत भी जाति के आधार पर ही होती है। और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को अच्छे से पता है। और रही बात, अगर उनको जन भावना का इतना ही ज्यादा ख्याल अगर रहता तो 33 साल पहले भी ये काम किया जा सकता है। तो कहते हैं ना, राजनीति में टाइमिंग का एक बड़ा काफी महत्वपूर्ण होता है टाइमिंग। तो 2024 के पहले जाति आधारित गणना भी करवाई गई, उसके आंकड़े भी प्रकाशित किए गए और अब आरक्षण विधेयक बिल भी पास हो रहा है। तो ये सब केवल 2024 और 25 में फायदे लेने की कोशिश है और उसी के लिए एक तरीके से कहें तो ये सारा चीज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका, राकेश पोद्दार जी, विनीत जी, हेमराज जी और अरुण जी आपका इस डिबेट से जुड़ने के लिए। और जाहिर तौर पर दाव बेशक नीतीश कुमार ने चला पहले जातीय जनगणना और अब आरक्षण की सीमा बढ़ाने का, लेकिन साफ तौर पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक बड़ी लकीर नीतीश कुमार ने खींच दी है और जाहिर तौर पर ये विपक्षियों के निशाने पर है और बीजेपी को ये रास नहीं आ रही है। तो दूसरे एक विषय के साथ एक बार फिर जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।